कहानी शुरू करने से पहले एक बात, अगर ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे आने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आसान नहीं है। जयपुर शहर में जब सूरज ढलता है और गुलाबी इमारतों की दीवारें अजीब तरह से गहरी होने लगती हैं, तब हवा में एक ऐसा ठहराव उतर आता है जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता। और उसी ठहराव के बीच एक रात सचिन, रवि और पवन जयपुर स्टेशन पर उतरे, जहां प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ होने के बावजूद आवाजें खोखली लग रही थी, जैसे शहर किसी अदृश्य परत के पीछे सांस ले रहा हो। और सचिन के हाथ में पकड़ी वह पुरानी चमड़े की डायरी बार बार उसके हाथों में हल्की सी गर्म हो रही थी, मानो वह सिर्फ कागज नहीं बल्कि कोई जीवित चीज हो जो सही समय का इंतजार कर रही हो। रवि इसे महज एक रोमांचक यात्रा समझ रहा था और हंसी में सब कुछ टाल देना चाहता था, जबकि पवन शुरुआत से ही बेचैन था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह शहर उन्हें देख रहा है। और जब वे जयपुर के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी धर्मशाला में पहुंचे, जहां दीवारों पर नमी जमी थी और छत का पंखा बिना आवाज के घूम रहा था, तब चौकीदार ने सचिन की डायरी पर एक नजर डालते ही मुंह फेर लिया और धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा कि यहां कुछ जगहों के नाम जोर से नहीं लिए जाते। और उस वाक्य के बाद कमरे में एक अजीब सी ठंड उतर आई। रात गहराने पर जब सचिन ने डायरी खोली तो उसके पन्नों से हल्की सी सड़ांध की गंध आई, जैसे वे बहुत समय तक किसी बंद जगह में रहे हों। हर पन्ने पर अमावस्या की तारीख लिखी थी और हर प्रविष्टि के नीचे एक ही समय दर्ज था, 12:12। और हर कुछ पन्नों के बाद वही पंक्ति दोहराई गई थी कि 12वीं सीढ़ी पूरी होते ही कहानी खत्म होगी, जिसे पढ़ते हुए पवन के गले में अजीब सी जकड़न होने लगी। और तभी अचानक नीचे आंगन से पत्थर घिसटने जैसी आवाज आई। रवि ने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर की ओर जा रहे थे। और उसी पल पंखा रुक गया और कमरे में सन्नाटा ऐसा छा गया कि तीनों को अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। ठीक उसी समय घड़ी ने 12:12 का संकेत दिया और सचिन को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से उसके कान में उसका नाम फुसफुसा कर लिया हो। अगली सुबह डायरी में दी गए संकेतों के आधार पर वे शहर के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां सड़कें अचानक टूट जाती हैं और इतिहास पत्थरों में बदल जाता है। वहां एक हवेली खड़ी थी, जो न तो पूरी तरह टूटी हुई थी और न ही जीवित, बल्कि बस मौजूद थी। और उसका दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गया, जैसे वह उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हो। अंदर कदम रखते ही तापमान गिर गया और दीवारों पर उकेरे गए चेहरे अधूरे थे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी के मुंह खुले हुए थे और वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पा रही हो। फर्श पर सफेद पत्थरों से बनी गिनती 1 से 11 तक जाती थी, लेकिन 12 गायब था। और जैसे ही पवन ने 11 के पास कदम रखा, जमीन हिली और एक पत्थर सरक गया, जिससे नीचे जाती सीढ़ियां प्रकट हुई, जिनके नीचे अंधेरा नहीं बल्कि एक असामान्य खालीपन था, जैसे जगह ही खत्म हो गई हो। और उसी क्षण डायरी अपने आप खुलकर उस पन्ने पर आ गई जिस पर लिखा था कि 12वीं सीढ़ी दिखाई नहीं देती। और उस वाक्य को पढ़ते ही सचिन को पहली बार एहसास हुआ कि उसके चाचा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि इस जगह का हिस्सा बनने की शुरुआत थी। और रात होने तक हवेली के अंदर हवा और भारी होती गई, दीवारों से आती फुसफुसाहटें साफ शब्दों में बदलने लगी। और 11:55 बजते ही तीनों ने सीढ़ियां उतरना शुरू किया, जहां हर सीढ़ी के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई और सांसें बोझिल होती गई। और जैसे ही वे 11वीं सीढ़ी पर पहुंचे, समय रुक गया और एक गहरी आवाज ने कहा कि अब गिनती पूरी करो। और उसी पल रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो सचिन वहां नहीं था और पवन की नजर दीवार पर गई, जहां एक अधूरा चेहरा धीरे धीरे पूरा हो रहा था। और वह चेहरा बिल्कुल सचिन जैसा था। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सचिन उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी और उसकी आवाज में कई आवाजें घुली हुई थी। और उसने बताया कि यह जगह उन लोगों को पकड़ लेती है जो अपनी कहानी अधूरी छोड़ जाते हैं। और उसके चाचा ने खुद को इस जगह की गिनती में बदल दिया था ताकि कहानी कभी खत्म ना हो। और अब इस कहानी को पूरा करने के लिए एक और नाम चाहिए, क्योंकि 12वीं सीढ़ी कभी पत्थर की नहीं होती बल्कि इंसान की होती है,
और जैसे ही घड़ी ने 12:12 बजाया, हवेली ने सांस ली, दीवारें कांपी और रवि और पवन ऊपर की ओर भागे, जबकि पीछे से सचिन की आवाज आई कि अब गिनती पूरी है। और जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली गायब हो चुकी थी और जमीन पर सिर्फ 12 पत्थर पड़े थे, जिनमें से एक अब भी हल्का सा गर्म था, जैसे उसमें अभी भी कोई सांस ले रहा हो। उन 12 पत्थरों के सामने खड़े होकर रवि और पवन को यह समझ में आने लगा कि जो उन्होंने देखा वह अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही वे उस जगह से दूर हटे, शहर की आवाजें वापस आने लगीं, लेकिन अब हर आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो जयपुर खुद कुछ कहना चाहता हो। और जब वे धर्मशाला लौटे तो कमरा पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर नमी के धब्बे अब आकृतियों जैसे लग रहे थे। पंखा फिर से घूम रहा था, लेकिन उसकी हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी थी। और सचिन की डायरी मेज पर खुली पड़ी थी, जबकि वे उसे अपने साथ ले जाना भूल चुके थे, या शायद वह खुद लौट आई थी। और उस डायरी के नए पन्नों पर ताजी स्याही में कुछ लिखा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी भी कहानी आगे बढ़ा रहा हो, जिसमें लिखा था कि गिनती कभी एक जगह पूरी नहीं होती और जो नीचे उतरता है वह ऊपर आने के बाद भी पूरी तरह वापस नहीं आता। और जैसे ही पवन ने वह पंक्ति पढ़ी, उसे अपने कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई दी जो हवेली में सुनी थी। और इस बार आवाज साफ थी, क्योंकि वह सचिन की थी, जो उसका नाम लेकर बुला रही थी। रवि ने खिड़की से बाहर देखा तो जयपुर की गलियां लंबी हो चुकी और हर मोड़ पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे शहर अपनी आकृति बदल रहा हो। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि रात फिर से 12:12 की ओर बढ़ रही है और समय सामान्य नहीं चल रहा, बल्कि किसी बंद चक्र में फंस गया है, जहां हर रास्ता उसी सीढ़ी की ओर लौटता है जिसे वे छोड़कर आए थे। और डायरी के अगले पन्ने पलटते ही उन्हें उन नामों की सूची मिली जो कभी किसी ने पढ़ी नहीं थी, और हर नाम के आगे एक तारीख और वही समय लिखा था। और उन नामों के बीच सचिन का नाम अब सबसे नीचे जुड़ चुका था और उसके आगे कोई तारीख नहीं थी, जैसे उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई हो। और तभी नीचे से वही पत्थर घिसटने की आवाज आई जो पहली रात आई थी। और इस बार रवि ने देखा कि जमीन पर बनते निशान 2 लोगों के नहीं बल्कि 3 लोगों के थे, जिनमें तीसरे निशान जमीन को छू नहीं रहे थे। और यह देखकर पवन का शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि सचिन सिर्फ हवेली में नहीं रुका बल्कि उनके साथ लौट आया है। और वह गिनती अब सिर्फ सीढ़ियों में नहीं बल्कि शहर की गलियों में फैल चुकी है। और जैसे ही वे बाहर निकले तो जयपुर का आसमान बिना बादलों के काला हो चुका था और हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक परछाई थी जो किसी इंसान से थोड़ी लंबी और थोड़ी टेढ़ी थी। और उन परछाइयों की दिशा हमेशा रवि और पवन की ओर थी, मानो पूरा शहर धीरे धीरे उन्हें उस जगह की ओर वापस धकेल रहा हो। और जब वे भागते हुए पुराने बाजार की ओर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि दुकानें खुली होने के बावजूद अंदर कोई नहीं है और हर शीशे में उनकी अपनी परछाई नहीं बल्कि एक तीसरा चेहरा दिखाई दे रहा है जो मुस्कुरा रहा है और जिसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। और उसी पल पवन के हाथ से डायरी छूट गई और जमीन पर गिरते ही उसके पन्ने हवा में पलटने लगे। और हर पन्ने पर वही सवाल लिखा था कि अगली बार कौन। और रवि ने पहली बार स्वीकार किया कि यह जगह केवल डराने के लिए नहीं बनी बल्कि चुनने के लिए बनी है, क्योंकि 12वीं सीढ़ी हर बार किसी को अपना रूप बदलने के लिए बुलाती है। और अब जबकि सचिन गिनती का हिस्सा बन चुका है, यह जगह किसी और को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जयपुर की गलियां सिकुड़ती गई और उन्हें महसूस होने लगा कि वे चल नहीं रहे बल्कि नीचे उतर रहे हैं बिना किसी सीढ़ी के। और तभी दूर से एक घंटी की आवाज आई जो ठीक 12 बजी और आखिरी घंटी के साथ सचिन की आवाज हवा में गूंजी कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि गिनती को याद रखने के लिए कोई तो चाहिए। और उसी पल रवि और पवन के पैरों के नीचे जमीन हल्की सी धंस गई और उन्हें एहसास हुआ कि अगली सीढ़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। जमीन के नीचे उतरने जैसा एहसास अचानक थम गया और रवि तथा पवन खुद को जयपुर की उन्हीं गलियों में खड़ा महसूस करने लगे जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन अब हर इमारत उन्हें थोड़ा झुकी हुई और हर छाया असामान्य रूप से लंबी लग रही थी।
जैसे शहर ने उनका भार पहचान लिया हो। और सचिन की आवाज, जो पहले हवेली की दीवारों से आती थी, अब उनके भीतर गूंज रही थी, यह याद दिलाते हुए कि गिनती कभी किसी एक जगह बंधी नहीं रहती। और जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि लोग उनके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं रहा, मानो वे इस शहर में मौजूद होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं रहे हों। और तभी पवन को समझ में आया कि सचिन पूरी तरह गया नहीं है, बल्कि इस जगह की स्मृति बन चुका है, और वह स्मृति तब तक जीवित रहेगी जब तक कोई उसे दोहराता रहेगा। और यह एहसास होते ही रवि ने रुककर चारों ओर देखा, और पहली बार उसने डर की जगह गुस्सा महसूस किया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यह जगह इंसानों को मारने से ज्यादा उन्हें कहानी में बदलने पर विश्वास करती है। और जैसे ही यह विचार स्पष्ट हुआ, डायरी फिर से उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके पन्ने खाली थे, और उन खाली पन्नों में उन्हें अपना ही अक्स दिखाई देने लगा। और उसी क्षण सचिन की आवाज साफ सुनाई दी कि अगर वे इसे आगे बढ़ाएंगे तो गिनती कभी खत्म नहीं होगी, और अगर वे इसे भूल जाएंगे तो यह जगह भी धीरे धीरे मिट जाएगी। और यही वह पल था जब रवि और पवन ने एक साथ फैसला किया कि वे इस कहानी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, न लिखेंगे, न सुनाएंगे, न याद रखेंगे, क्योंकि डर तभी ताकतवर होता है जब उसे नाम दिया जाए। और यह निर्णय लेते ही शहर की हवा हल्की होने लगी, छायाएं अपनी सामान्य लंबाई में लौटने लगी, और वह अजीब दबाव जो उनके सीने पर था धीरे धीरे खत्म होने लगा। और जैसे ही घड़ी ने 12-12 बजाए, इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई सीढ़ी नहीं उभरी, और कोई पत्थर नहीं हिला। और अगली सुबह जयपुर एक सामान्य शहर की तरह जागा, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, और रवि तथा पवन भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए। लेकिन उनके भीतर कहीं यह एहसास हमेशा के लिए बैठ गया कि कुछ जगहें इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि वहां कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कुछ याद रखा जाना चाहता है। और आज भी अगर रात के सन्नाटे में किसी को ऐसा लगे कि कोई उसका नाम ले रहा है, तो वह याद रखे कि जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि हर आवाज बुलावा नहीं होती, और हर कहानी को पूरा करना ही सही अंत नहीं होता।